नमस्ते दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और 21 फरवरी को फार्मर्स ने दिल्ली कूच का ऐलान भी कर दिया है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार MSP अनाउंस करती है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए MSP पर खरीदेगी। कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है। हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे किसान JCB, पोर्कलेन, गैस मास्क और सैंडबैग्स लेकर ऐसे तैनात हुए हैं जैसे किसी जंग पर जा रहे हैं। और ये JCB मशीन भी कोई साधारण JCB नहीं है। इसे स्टील की चादरों से रीइंफोर्स किया गया है ताकि अगर सुरक्षा बल टीयर गैस या रबर बुलेट का इस्तेमाल करें तो भी इस मशीन के संचालन में कोई दिक्कत ना आए। जहां 2020-21 के फार्मर्स प्रोटेस्ट में पूरे देश ने इन किसानों का समर्थन किया था, वहीं 2024 के प्रदर्शन में नेशनल ओपिनियन डिवाइडेड है। सारे पेड़ बंदे हैं, सारे पेड़ बैठे हैं। थोड़ी ह्यूमैनिटी पर भी सोचिए। देखो सारे देखो, ये किसान लगातार सरकार से दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो गलती 2021 में की थी उसे दोहराने के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं है। 2021 में लाल किले से लेकर कनॉट प्लेस तक किसानों ने हड़कंप मचा रखा था। लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहरा दिया था और अपने मॉडिफाइड ट्रैक्टर से कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया था। इन प्रोटेस्ट में आए कई लोगों का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से आधे लोग तो क्लूलेस हैं कि वो क्या करने आए हैं। बताइए MSP क्या है? MSP क्या मांगे हैं? बस किसान की जीत हो जाए बस। किसी को ये नहीं पता कि MSP क्या है तो किसी को यही नहीं पता कि उनकी मांगे क्या है। 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक 10th और 12th के बोर्ड्स एग्जाम हैं और उसके बाद छात्रों को JEE और नीट की तैयारी भी करनी है। ऐसे में अगर अपने लाउड स्पीकर्स बजाकर ये ट्रैक्टर पूरी दिल्ली में दौड़ेंगे तो इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? उनका पक्ष कौन रखेगा? दिल्ली में धरना अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था, लेकिन वो धरना गांधी जी की विचारधाराओं के अनुरूप शांतिपूर्ण था। ना किसी ने भड़काऊ भाषण दिए, ना किसी ने ट्रैक्टर्स और JCB लेकर दिल्ली में तांडव किया था और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के आम जीवन में कोई परेशानी आई थी। और यही वजह थी कि दिल्ली और देश का हर आम आदमी अन्ना हजारे के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ा था। और ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल था यह हम सब जानते हैं। इसके जरिए हमारे देश को लोकपाल का कानून मिला था और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता उभर कर आए थे। लेकिन एक किसान तो लाल किले और शंभू बॉर्डर पे खालिस्तान के झंडे लगा रहे हैं, गुटों में इकट्ठा होकर खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और देश को विभाजित करने की बातें कर रहे हैं। अमेरिका से खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नो इन किसानों से दिल्ली फतह करने का आग्रह कर रहे हैं। पंजाब के किसानों, फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां, 13 फरवरी नूं दिल्ली फतेह करो। और जरा एक बार सरकार के नजरिए से सोचिएगा, ये जो शंभू बॉर्डर पे हो रहा है, ये क्या किसी शांतिपूर्ण धरने की प्लानिंग है? कैमरा सामने दिखते ही ये लोग दिल्ली को जलाने की बातें करने लग जाते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी की बात मानकर सरकार इन किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत दे देगी तो दिल्ली का क्या हश्र होगा, ये आप ही सोच लीजिए। हमारा संविधान हमें राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत जरूर देता है, लेकिन साथ में कई फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करता है। हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो अपने संविधान और राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करे, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स तो राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज मानते ही नहीं है। ये तो खालिस्तान का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखे, लेकिन इन किसानों के प्रोटेस्ट में तो देश को विभाजित करके खालिस्तान के जय जयकार की जा रही है। संविधान अपने नागरिकों को ये भी कर्तव्य देता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें, लेकिन एक किसान तो JCB मशीन, पोर्कलेन और अपने मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। और एक बार जरा हरियाणा बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे इन पत्रकारों को आप देखिए, इस शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान बॉर्डर से? किस पीसफुल प्रोटेस्ट में आपने पत्रकारों को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रिपोर्ट करते देखा है? अब ऑब्वियसली देश के हर नागरिक को हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन संविधान की मर्यादा में रहकर आप बस और ट्रेन लेकर दिल्ली आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपने पसंद की जगह पे अन्ना हजारे जी की तरह धरना दें और दिल्ली और देश की जनता को अपने भाई बंधु माने और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान करना बंद कर दें। और अगर डेमोक्रेसी में आपको अपनी बात मनवानी है तो ब्रॉडर पब्लिक सपोर्ट का आपके साइड होना बहुत जरूरी है।
तभी जाकर सरकार आपकी बात सुनेगी। और जो डिमांड से किसान कर रहे हैं उसे एक आउटगोइंग गवर्नमेंट कैसे पूरा कर सकती है? हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होता है कि कोई भी आउटगोइंग गवर्नमेंट अपने बजट में किसी बड़े खर्चे का नया आइटम ऐड नहीं करती है, ताकि जो नई सरकार चुनाव के बाद आए उसके पास अपनी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशिएंट बजट अवेलेबल रहे। वरना आप ही सोचिए, अगर बीजेपी को लगा कि अगले साल वो चुनाव हारने वाली है और कांग्रेस की सरकार आएगी, तो जो हमारे देश का सालाना 48 लाख करोड़ का आर्थिक एक्सपेंडिचर का बजट है उसे वो 3-4 महीने में ही खर्च कर देगी। और जब कांग्रेस की सरकार चुनाव के बाद आएगी तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे अपनी किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेन पॉइंट ये है कि इतना आसान नहीं है मोदी जी के लिए कि अचानक से एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ और ये एमएसपी का नया लॉ पास कर दो, क्योंकि वो आने वाली सरकार पे 10 लाख करोड़ का एडिशनल खर्चा ऐड नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो उन्होंने ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है। गेहूं और चावल के साथ सरकार दाल, मक्का और कॉटन को भी एमएसपी पे खरीदने को तैयार है, और वो भी बिना किसी क्वांटिटी लिमिट के। और ऐसा सरकार अगले 1 या 2 नहीं, पूरे 5 सालों तक करने को तैयार है। और पंजाब का 90% गेहूं तो सरकार ऑलरेडी एमएसपी पे खरीदती है, और जो 10% गेहूं बचता है वो भी इसलिए नहीं क्योंकि सरकार खरीद नहीं सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि किसानों को उसके बेहतर दाम मिल जाते हैं और उसे बाहर के मार्केट्स में बेच देते हैं। 2014-15 में जहां गेहूं का एमएसपी 1450 रुपए प्रति क्विंटल था, वही 2023-24 में 2275 रुपए हो चुका है। यानी कि पिछले 9 सालों में गेहूं के एमएसपी में 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब एक तरफ राहुल गांधी ये वादा कर रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में अगर उनकी सरकार बनी तो वो हर फसल के लिए C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी लेकर आएंगे, और वहीं दूसरी तरफ अपने ब्लैक पेपर 10 साल अन्याय काल में वो सरकार से इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि आटे का रेट 2014 में 22 रुपए से बढ़कर 2024 में 35 रुपए कैसे हो गया? अरे भाई, सरकार अगर एमएसपी बढ़ाएगी तो आटे के दाम में बढ़त तो होगी ही, और अगर आपको दाम नहीं बढ़ाने हैं तो फिर किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए ये एमएसपी का दावा क्यों कर रहे हैं? और एक नजर आप कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के इस डेटा पे भी डालिए। मध्य प्रदेश और पंजाब में सरकार जो एमएसपी ऑफर करती है वो तो ऑलरेडी C2+50% से ज्यादा है। तो अगर पंजाब में किसान मेनली गेहूं और चावल ही उगाते हैं और 90% प्रोड्यूस एमएसपी पे खरीदा जाता है और एमएसपी ऑलरेडी C2+50% से ज्यादा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या है। इनकी जो बाकी छोटी मोटी मांगे हैं वो तो पंजाब सरकार भी पूरी कर सकती है, या अगर वो केंद्र सरकार से ही अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं तो इसका प्रदर्शन वो पंजाब से भी कर सकते हैं। और एक बार को मान लेते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है, तो हमारे देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और एक और बात सोचिएगा कि हमारे ये अन्नदाता अगर साल साल भर अपने खेत छोड़कर यहाँ दिल्ली में ट्रैक्टर चलाते हैं तो इनके खेतों में प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? जाहिर सी बात है कि ये लोग किसान नहीं हैं। ये वो जमींदार हैं जिनके खेतों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों के मजदूर आकर काम कर रहे हैं, और उनके मेहनत के दम पर ये मर्सिडीज और लैंड रोवर लेकर दिल्ली की सैर लगा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं किसान विरोधी हूं या किसानों के हक को नहीं मानता। किसानों को सपोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल है, लेकिन उन किसानों को जो लो प्रोडक्टिविटी के कारण अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं, वो जो अपने गांव का खेत बेचकर इन जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं, उन्हें हमारे सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। और एक बार इन जमींदारों की डिमांड को थोड़ा गहराई से देखिएगा। ये चाहते हैं कि इनके कर्जे माफ कर दिए जाएं ताकि ये एक और मर्सिडीज खरीद सके। इनके खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें नरेगा की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, ताकि आगे से इन्हें अपने मजदूरों के पैसे भी ना देने पड़े, वो भी सरकार भर दे। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन रोक दिया जाए ताकि ये मुफ्त में बिजली चला सकें, और पंजाब की बंजर हो चुकी जमीन को पंप चला चलाकर पूरी तरह से निचोड़ लें। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ सरकार के नहीं, हम सबके सामने है। आप भी फैसला कर सकते हैं कि ये मांगे कितनी जायज हैं। एक बार इस मैप पे नजर डालिएगा। ये ऑरेंज डॉट्स जो हैं एफसीआई के गोडाउन्स हैं। एक नजर में आप भी बता सकते हैं कि एफसीआई के 75% गोडाउन तो पंजाब और हरियाणा में है। तो अगर सरकार एमएसपी पे कानून लाती है तो रातों रात वो पूरे देश में एफसीआई के गोडाउन्स कहां से बनाएगी? और अगर गोडाउन्स बना नहीं पाई तो जो अनाज वो खरीदेगी उसे रखेगी कहां? और देश के कोने कोने में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, वहां से गुड्स के मूवमेंट के लिए इतनी भारी मात्रा में ट्रक्स और इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए इतनी भारी संख्या में एम्प्लॉइज कहां से लाएगी? एफसीआई के गोडाउन्स में रखे हुए चावल और गेहूं ऑलरेडी सड़ जाते हैं क्योंकि इतने महंगे दामों पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में रशिया और अर्जेंटीना गेहूं 1800 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं, और 2275 रुपए में खरीदे हुए गेहूं को हमारी सरकार एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती।
आज सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए अनाज गरीबों में वितरित करती है, लेकिन उसमें भी घोटाला होता है। लाखों बिचौलिए घोटाला करके अमीर हुए जा रहे हैं और देश का गरीब आज भी गरीब है। तो अगर सरकार देश का सारा अनाज एमएसपी पे खरीदने लगेगी और एमएसपी को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया जाएगा, तो जो भी थोड़ा बहुत अनाज एक्सपोर्ट करके आज हम फॉरेन एक्सचेंज ला पाते हैं वो भी बंद हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में गेहूं के प्राइसेस कम होने के कारण बड़ी कंपनियां सारा अनाज बाहर से इंपोर्ट करेंगी। देश के फॉरेन एक्सचेंज पे तो प्रेशर आएगा ही। सरकार जो ऊंचे दामों पे गेहूं और चावल खरीदेगी उसका वो करेगी क्या? इतना सारा अनाज वो कितने गरीबों को खिलाएगी? और WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने की डिमांड जो हमारे किसान आज कर रहे हैं, अगर सरकार उसे मान लेती है तो हमारा देश एक बार फिर से 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन में पहुंच सकता है, क्योंकि हर फसल को एमएसपी प्रोटेक्शन मिलने के बाद हमारे देश का एग्रीकल्चर तो इनएफिशिएंट हो जाएगा। और जैसे 2022-23 में हीट वेव्स के कारण हमारे देश का वीट प्रोडक्शन अचानक से गिर गया था और सरकार को डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए विदेशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ा था, वैसी नौबत अगर दोबारा आई, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिरने के कारण आ सकती है, तो WTO से बाहर जाने के कारण कोई भी देश हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। देश में फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे और देश के आम नागरिक को भूखे मरना पड़ सकता है। और ये कोई फार फेच्ड अजम्पशन नहीं है। 1991 से पहले जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन लागू था, तो एक आम आदमी को एक स्कूटर खरीदने के लिए 10 सालों तक इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि फैक्ट्रीज पे ना प्रोडक्शन का प्रेशर था, ना कंपटीशन का, और ना कोई प्राइस प्रेशर। कंपनीज अपने हिसाब से प्रोडक्शन करती थी और अपने हिसाब से प्राइसिंग। और ऐसा ही कुछ होगा अगर हमारे देश में एमएसपी को कानून के जरिए हर फसल पे लागू कर दिया जाए तो। आज हमारे देश में चावल और गेहूं तो सरप्लस में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दाल और तेल जैसी एसेंशियल कमोडिटीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। साल 2023 में भारत को 30 लाख टन दालें इंपोर्ट करनी पड़ी थी और हमारे देश के एडिबल ऑयल कंजम्पशन का 50% फुलफिलमेंट इंपोर्ट के जरिए होता है। क्योंकि आज देश में चावल और गेहूं की खरीद एमएसपी पे होती है, तो सारे किसान मिलकर चावल और गेहूं उगा रहे हैं। कई दालों और तेल का मार्केट रेट ऑलरेडी एमएसपी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई किसान उसे उगाने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट एमएसपी को सिलेक्टिवली ऑफर करना चाहती है, ताकि हमारे देश के किसानों के सामने इंसेंटिव रहे कि वो अपना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें और हमारा देश खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बन जाए। और इसके जरिए हमारे देश के किसानों को भी भारी मुनाफा होगा। किसानों की एक और डिमांड है 58 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन। हमारी सरकार ऑलरेडी हर लैंड ओनिंग फार्मर को पीएम किसान स्कीम के जरिए 6,000 रुपए की सालाना इनकम सपोर्ट देती है। अब ऑब्वियसली साल में 6,000 रुपए का अमाउंट बहुत ही छोटा है, तो किसानों को सरकार से इसे बढ़ाने की अपील करनी चाहिए। अब सरकार अचानक से 15 करोड़ किसानों को अगर मासिक 10,000 रुपए की पेंशन देने लगे, तो सरकार पे 18 लाख करोड़ का जो एडिशनल खर्चा आएगा उसे सरकार कैसे बियर करेगी। और एक सवाल ये भी आता है कि इन किसानों से ज्यादा गरीब तो वो मजदूर हैं जो उनके खेतों में काम कर रहे हैं। और हमारे देश में कंस्ट्रक्शन और दूसरे क्षेत्रों में कई ऐसे मजदूर हैं जो लो वेजेस पे डेली अपनी लाइफ किसी तरह से काट रहे हैं। तो सरकार अगर पेंशन या इनकम सपोर्ट देगी तो सिर्फ किसानों को क्यों, हर व्यक्ति जो आज निम्न आय पे काम कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली ऐसा कोई स्कीम लाएगी तो हर वर्ग के लिए लेकर आएगी, सिर्फ किसानों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट वो नहीं दे सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ये प्रोटेस्ट कर रहे किसान नहीं समझ रहे हैं कि एफसीआई जो अपने 75% गोडाउन पंजाब में खोल के रखी है और सरकार जो इनका 90% प्रोडक्शन खरीद लेती है, वो इसलिए क्योंकि जब देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो पंजाब के इन्हीं किसानों ने खुले दिल से सरकार के सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट किया था। इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और इसी वजह से पंजाब की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आज देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है। लेकिन वो सेम किसान अब अगर साल साल भर धरना देते रहेंगे, बॉर्डर जाम करके गुड्स के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, अपने स्टेट और नेबरिंग स्टेट्स की एग्री इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो एग्री सप्लाई चेन और इकोसिस्टम पंजाब में डेवलप हुआ है ये दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाएगा। और एक बार अगर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये इर्रिवर्सिबल होता है। पंजाब के किसानों की हालत और बिगड़ती जाएगी और देश में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। मोर्चा निकालना सही है, अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप मोर्चा निकालो, लेकिन अपने राज्य के लोग और अपने देश के लोगों के नॉर्मल जीवन को इतना डिसरप्ट मत करो कि आपके स्टेट और नेबरिंग स्टेट्स की इकोनॉमी ही हिल के रह जाए। जरूरतमंद किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, उन्हें फार्म लोन वेवर भी मिलना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव लोगों को, ताकि हमारे देश का एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट ना हो जाए। लेकिन अगर आप सरकार को रैंसम रख के इस तरह की डिमांड्स करोगे कि हमारे सारे क्रॉप्स को एमएसपी दो, 18 लाख करोड़ का लोन वेवर दो, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दो, हमारे सारे लोगों को पेंशन दो,
तो ऑब्वियसली सरकार ऐसी मांगों को नहीं पूरा कर पाएगी। मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश के किसानों को न्याय मिले और डेफिनेटली सरकार उनके लिए कोई अच्छी स्कीम लेकर आएगी। मेरी तो उनसे बस ये गुजारिश है कि सरकार की रीजनेबल बातों को वो मान लें और ये धरना प्रदर्शन बंद कर दें। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारे देश में शांति दोबारा से जल्द बहाल होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।